आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को भी शेयर हो रही है ना? यस मैम। ओके, तो हम लास्ट कहाँ पे थे कल? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बैरियर्स पे। अभी वापस कोई ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, तो हम कल थे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट लो कंटेक्स्ट एंड हाई कंटेक्स्ट कल्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लो कंटेक्स्ट क्या है? मैं जितना कहा गया है उसका अर्थ उतना ही मानना। और हाई कंटेक्स्ट जिसमें जितना कहा गया है उतना ही मानना, प्लस नॉन वर्बल जो वो अपने इशारों से कुछ बताना चाह रहा है वो, प्लस फीलिंग्स। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट में। तो हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारे जो एशियाटिक सोसाइटी है, मीन्स जिसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, जापान ये सब आ जाते हैं, वो लोग क्या है कि आपकी आप जो बात कर रहे हो साथ में जो मेरे जेस्चर्स है, जो मेरे पोस्चर्स है, जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ उसको, प्लस मेरी फीलिंग्स को, मैं क्या बताना क्या चाह रही हूँ, है ना, मेरे सिर्फ वर्ड्स पे ना जाके मेरी फीलिंग्स पे, मेरे नॉन वर्बल मूवमेंट्स पे, उन सब पे भी उनका ध्यान जाता है। तो ये है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या है? जिसमें जो हमारे सिर्फ वर्ड्स है, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आप उसको ही ध्यान में रखोगे या सिर्फ उसको ही सुनोगे, ठीक है, वो होता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो उसमें आपके जो यूएस है, ये जो सारी कंट्रीज है, ये सब आ जाएगी लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में हमारा इंडिया आ जाएगा, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आप यूएस से इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसमें इतना ही है। तो बस इसका इतना याद रखना है आपको। हाई कॉन्टेक्स्ट मतलब जिसमें आपकी फीलिंग्स, आपके नॉन वर्बल मूवमेंट्स, वर्बली जो आप बोल रहे हो वो सब उसमें एक साथ होगा। और लो कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपके वर्ड्स को ही अहमियत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, ये इसका ही पार्ट था। लिंग्विस्टिक का ही एक अलग से ये टॉपिक था, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर क्या है? जब दो लोगों की भाषा, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ बैरियर आ जाता है, ठीक है। तो दो व्यक्तियों की संस्कृति अलग हो या फिर उनके जो कल्चर है वो अलग हो तो बैरियर आ जाएगा, है ना। अब हमारे स्टेट वाइज ही हमारे कल्चर चेंज हो जाते हैं, बल्कि स्टेट वाइज, स्टेट के अंदर भी हमारे हर सिटी वाइज भी हमारा कुछ ना कुछ कल्चर चेंज हो जाता है। तो उससे क्या है, वो बैरियर आ जाता है हमारी कम्युनिकेशन में। तो इसमें एक है सिमेंटिक बैरियर, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर यह दो प्रकार का है, टू टाइप्स का है, डेनोटेटिव और कोनोटेटिव। डेनोटेटिव और कोनोटेटिव हमने क्या पढ़ा था कल? कोई बताओगे मुझे? एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। Ma'am, denotative is something which relates to its physical meaning. What is the meaning of the word exactly? That is denotative, and connotative is based on One word. Sorry, ma'am. एक वर्ड में हमने वहां पे पढ़ा था ना, एक वर्ड में किसी को टैग दिया जाता है जो। Yes, yes. ठीक है, वो टैग वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा था कल तो वो टैग था कि हम एक टैग दे देते हैं किसी भी पर्सन को।
वो था हमारा कोनोटेटिव और डेनोटेटिव। अब यहाँ पे कोनोटेटिव और डेनोटेटिव बैरियर क्या बताया है, उसी से सिमिलर है, बस थोड़ा सा कुछ आपको एक बार समझना पड़ेगा। डेनोटेटिव बैरियर क्या है, एक शब्द के दो अलग अर्थ के कारण, एक वर्ड के दो अलग अलग वर्ड, अलग अलग अर्थ, जैसे कि एक हमारा होता है ना, अ, एक क्या होता है वो, काइट, काइट होता है ना, जिसको हम चमगादड़ भी बोलते हैं, और काइट मतलब पतंग, है ना। दो वर्ड्स, दो सेम वर्ड्स है बट उनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। समझ रहे हो आप ये? Yes, ma'am. हाँ। और कोनोटेटिव क्या है, एक अर्थ के लिए दो शब्दों के कारण, कोई एक सेम वर्ड है, मतलब एक उसका जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन हम उसको दो वर्ड्स, जैसे कि हम सेम और सिमिलर, है ना, इसको समझ सकते हैं। सेम और सिमिलर, उनका मतलब क्या होता है, एक ही होता है कि वो एक जैसी कोई चीज है, कोई एक जैसी चीज है, उसके लिए हम दो वर्ड्स को यूज करते हैं, सेम भी यूज कर लेते हैं, सिमिलर भी यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, कोनोटेटिव। तो ये भी कुछ ना कुछ बैरियर हमारी लैंग्वेज में कभी कभी आ जाता है। अब कोई तो किसी किसी एक वर्ड को कुछ और समझता है, इसको हम किसी कल्चर से आप समझ सकते हो खुद से कि आपके कल्चर में किसी एक वर्ड को कुछ और बोलते होंगे और कहीं दूसरी जगह पे उसको कुछ और बोलते होंगे, ऐसे आप समझ सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल में मैंने आपको बता दिया, डेनोटेटिव मतलब अ, एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ, काइट, ठीक है। और कोनोटेटिव मतलब एक जो मीनिंग है उसके लिए दो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेम और सिमिलर, ठीक है। उसके बाद है क्रॉस कल्चरल, दो अलग संस्कृति के कारण, वही मतलब दो अलग अलग कल्चर है, उनके कारण भी, उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ आ, हमारी जो लैंग्वेज, वो सॉरी कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। उसके बाद है हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट, ये हमें समझ में आ गया, कुछ देश हाई कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, कुछ देश लो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल बैरियर। सो मैकेनिकल बैरियर क्या है, उपकरणों के कारण, मतलब कुछ मशीन्स के कारण जो हमें बैरियर आते हैं, जैसे पेन पेपर सही नहीं होने के कारण लिखावट खराब होना, ठीक है। जैसे हमारा जो पेन और हमारा जो पेपर है वो सही नहीं है ना, तो हमारी जो राइटिंग है वो खराब हो जाएगी। या इंटरनेट नेटवर्क कम होने की वजह से हम कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे सही से, है ना। तो ये क्या है, मैकेनिकल बैरियर। हमारी क्लास में कुछ ऐसा कुछ नेटवर्क इशू हो गया मेरी तरफ से या आपकी तरफ से, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। और मैकेनिकल बैरियर कैन एग्जिस्ट इन बोथ, इंटरपर्सनल में भी हो सकता है, मास कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, ठीक है। हम दो लोग कॉल पे बात कर रहे हैं तब भी हो सकता है, और मास कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं क्लास अभी दे रही हूँ तब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको नीचे पढ़ लेना आप एक बार, मैकेनिकल बैरियर। उसके बाद मैकेनिकल बैरियर के कुछ मतलब वो बताया है, द वेरियस कम्युनिकेशन बैरियर एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो बैरियर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, वो क्या है, लैंग्वेज का, सबसे पहला तो लैंग्वेज ही है। उसके बाद परपेचुअल बायसेस, इट प्रिवेंट अस लुक एट रियलिटी इन ट्रूथफुल मैनर। द मोस्ट कॉमन परपेचुअल बायसेस आर स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। इसको ये किसी को याद है, परपेचुअल बायसेस क्या था? कोई बताओगे मुझे? हेलो, है सब क्लास में, है कोई? Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को याद नहीं है परपेचुअल बायसेस? मैम ये होता है जैसे कि आई एम सॉरी, वो नेटवर्क की वजह से ना ऑन नहीं हो पा रहा था माइक। ठीक है हाँ ठीक जी। है। परपेचुअल बैरियर्स के अंदर जैसे ये होता है कि हम किसी के बारे में पहले से एक धारणा बना लेते हैं, कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि जस्ट प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड एनीवन, प्लीज, बनिया है तो कंजूसी होगा,
ठीक है पंजाबी है तो लड़ाकू होगा, लाइक दैट, लाइक वी स्टीरियोटाइप some sort of things, लाइक वो पुराना चलता आ रहा है, इट्स नॉट समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड नाउ, बट यस कि वो बस चलती आ रही बातें, तो उसको स्टीरियोटाइप कर देना। वेरी गुड। तो ये है परपेचुअल बायसेस। उसके बाद है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, उनके जो रिलेशनशिप है, उनके जो साथ कलीग के साथ जो रिलेशन है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारी कम्युनिकेशन, मतलब हमारे जो पहले के एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो ऐसे खराब हो जाएंगे शुरू से ही, तो उसकी वजह से भी हम कुछ ना कुछ बायसनेस आ जाएगी, या फिर हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद है कल्चरल डिफरेंसेस। वही कल्चरल डिफरेंसेस भी वही, वर्क प्लेस में हर तरह के लोग होंगे, हर जगह से लोग होंगे, अलग अलग स्टेट से लोग होंगे, तो उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो अजम्पशंस है, जो भी उनकी सारी चीजें हैं, वो डिफरेंट होगी, तो ये भी एक डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके बैरियर्स खत्म हुए। कौन कौन से बैरियर्स थे? फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं नॉइज पे। नॉइज क्या है? शोर। ठीक है, जो संचार की प्रक्रिया को, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसको वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मेरे आसपास का जो शोर है, जैसे कि बाहर से आवाज आ रही है, सड़क के किनारे का शोर, व्यक्तियों का लगातार बात करना, लाउड स्पीकर, इन सब की वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है? नॉइज। ठीक है, और नॉइज भी ऐसे ही जैसे बैरियर थे हमारे, उसी तरीके से नॉइज के भी कुछ टाइप्स है। फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, तो अब फिजिकल नॉइज क्या है? फिजिकल नॉइज जैसे कि अच्छा, पहले है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नॉइज क्या है? इट इज डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय हंगर, फैटीग, हेडेक, मेडिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आपको भूख लगी है, या थकान हो गई है, सर दर्द है, या कुछ दवाइयों के कारण, कुछ भी, इन सब की वजह से जब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो आपको परेशानी हो रही है कम्युनिकेट करने में, दैट इज फिजिकल, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नॉइज। ठीक है, फिजियोलॉजिकल। उसके बाद है या शारीरिक शोर। उसके बाद है फिजिकल नॉइज या भौतिक शोर। तो फिजिकल नॉइज क्या है? इट इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। मीन्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि ट्रैफिक हॉर्न्स एंड पुअर लाइटिंग। ठीक है, लाइट सही नहीं है, या आसपास से बहुत शोर हो रहा है, तो वो आएगा फिजिकल नॉइज में। ध्यान रखना है, फिजियोलॉजिकल नॉइज में आएगी हमारी बॉडी से रिलेटेड, और फिजिकल नॉइज में आएगी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या है? जो हमारी कुछ इसमें देखो लिखा है, इन अटेंशन इन द मीटिंग। वो किसकी वजह से हो सकती है? कुछ भी डिफेंसिव फीलिंग की वजह से, या फिर जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, बातों को भूल जाना, लड़कियां कमजोर होती है। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल दिया है कि हमने पहले से ही सोच रखा है कि लड़कियां कमजोर होती है ना, तो हमारी कम्युनिकेशन में एक शोर होगा उसकी वजह से, मतलब एक पहले से ही हम साइकोलॉजिकली हम ऐसे बीमार हो जाएंगे, है ना, कि हम नहीं कर सकते इस काम को। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल नॉइज है। ठीक है, उसके बाद है सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक या फिर शब्दार्थ संबंधी शोर, मतलब कठिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने से जो शोर उत्पन्न होता है, या इट अकर्स व्हेन वर्ड्स themselves आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड। ठीक है, जब हम वर्ड्स को, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं जो अंडरस्टूड नहीं है, हमारे लिए थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से हार्ड है, टफ है उनको समझना, उनको सुनना, तो वो क्या है? सिमेंटिक नॉइज। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आपको ऐसे ही पता है, लेकिन सिमेंटिक नॉइज को ध्यान रखना है, ये वर्ड्स से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड होगी सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। बैरियर कैटेगराइज आर एज फॉलोज। कैसे कैटेगराइज किए हुए हैं? सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, मीन्स जो मेरी तरफ से जो बैरियर होंगे वो सेंडर ओरिएंटेड।
रिसीवर ओरिएंटेड जो आप लोगों की वजह से या आप लोगों की तरफ से कोई बैरियर होंगे, जैसे कि आपकी अटेंशन नहीं है या फिर आपका फिजिकल या इमोशनल स्टेट में कुछ वो प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी जो होगी, वो रिसीवर की तरफ से जो बैरियर होगा वो रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर। और चैनल ओरिएंटेड बैरियर मतलब जैसे कि हमारी जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क इशू है, या फिर कुछ भी हमारा फोन में बैटरी नहीं है, कुछ भी ऐसे जो चैनल से रिलेटेड बैरियर होंगे वो चैनल ओरिएंटेड में आएंगे। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है अपना क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन देखो ये आपको बहुत सिमिलर लगेगा आपके टीचिंग सब्जेक्ट है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके जैसा आपको लगेगा, तो इसको ध्यान रखना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन भी वही है कि आप क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मतलब वही टू वे होगी, दो लोग बात कर रहे होंगे, टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन कर रहा होगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, आपने टीचिंग में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम कभी भी जो क्लास है अगर वो टीचर ओरिएंटेड ही रहती है तो हम उतना नहीं सीख पाते हैं, है ना। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक जितना उनका रिप्लाई हो, वो मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँ, आप भी मेरे से कुछ क्वेश्चंस करो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगी। तो हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बी क्लियर, कीप इट प्रिसाइज, टेक आर्टफुल पोजेस, ठीक है, बीच बीच में पोजेस करना क्लासरूम में। नो योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानना। बी ह्यूमरस, हमें समझ आना चाहिए कि अभी स्टूडेंट की क्या मतलब उनकी स्टेट क्या है। ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए हमें उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। प्रमोट इक्विटी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इक्विटी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे। ठीक है, तो लेट स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करें हमसे, ऐसा होना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए, हर एक चीज में उनको एनकरेज करना चाहिए। अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको समझना चाहिए, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आस्क क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस करने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूज एड्स, कुछ ना कुछ एड्स को यूज करना चाहिए, है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड। एड्स क्या होती है, जो भी मैम मटेरियल यूज करते हैं। मैम हाँ जी, आई एम सॉरी मैम, पर कुछ स्टूडेंट्स ना ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो वो हो नहीं पा रहे हैं, या तो मैम आप प्लीज किसी को को होस्ट कर दीजिए। अच्छा एक सेकेंड। को होस्ट कैसे करते हैं आप मुझे एक बार बताओगे? किसी भी स्टूडेंट पे वो जो 3 डॉट्स उस पे क्लिक कर दीजिए, किसी भी स्टूडेंट के उस पे अच्छा ठीक है। 3 डॉट्स पे। आरती जी, जया जी, कौन कर पाएगा? मैं कर दूंगी, आप मुझे ऐड कर दीजिए। पारिका जी, ठीक है। ऐड को होस्ट, हाँ जी, 3rd नंबर, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, आप देख लेना पारिका जी। हाँ जी मैं देख लूंगी। मैम एक और क्वेश्चन था बीच में, हम्म वाला पहले प्लीज ये क्लासरूम वाला कंप्लीट करा दीजिए, फिर मैं क्वेरी लेती, मतलब पूछती ठीक है। सॉरी। उसके बाद है रेनफोर्स लर्निंग, मतलब कुछ ना कुछ हमें रेनफोर्समेंट क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम कुछ अवार्ड कुछ गिफ्ट उनको देते हैं, वैसा हमें कुछ करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को। उसके बाद है प्रिंसिपल। अच्छा आप बताओ पारिका जी अभी। हाँ जी मैम, एक वो पीछे वाले में था उसमें नॉइज वाले में, नॉइज बैरियर में साइकोलॉजिकल नॉइज जो मनोवैज्ञानिक शोर है इसमें, और इम्पर्सनल वाले में जो पीछे मैकेनिकल में था, इसमें क्या डिफरेंस माना जाएगा? इम्पर्सनल रिलेशनशिप है।
और हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर किसी के साथ कोई भी धोखा हुआ है किसी के साथ भी, तो वो उस कैटेगरी को या उस इंसान को या उस कास्ट को ही पूरा का पूरा ना एक ही कैटेगरी में डाल देता है कि ये सब ऐसे ही होते हैं इस प्रकार से, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर। तो जो मनोवैज्ञानिक में आता है, यानी कि साइकोलॉजिकल नॉइज आता है, समवेयर हम भी उसी चीज से ही अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, देखो अभी जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब साइकोलॉजिकल, इसको एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे हम देख लेंगे कि हर किसी पर्सन की ये साइकोलॉजी बनी हुई है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लड़कियां कमजोर होती है, या फिर एक और एग्जांपल हमने देखा था कि लड़के रो नहीं सकते, है ना। तो ये एक बड़े लेवल पे बनी हुई है। लेकिन इम्पर्सनल रिलेशनशिप में क्या है, वो हम खुद की, मतलब मेरी, सिर्फ मेरी ही एक धारणा बनी हुई है किसी के लिए, ठीक है। मतलब मेरी किसी के लिए धारणा बनी हुई, ये इम्पर्सनल में आएगा, मेरी खुद की इम्पर्सनल, ठीक है। और साइकोलॉजी में आएगा, मतलब एक बड़े लेवल पे हर किसी की वो साइकोलॉजी बनी हुई है, ऐसा। अच्छा, मतलब कि एक वो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, यहाँ पूरे समूह हाँ, की बात है, लाइक इन अ कम्युनिटी। जी जी जी, ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। कुछ कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो सकती है। तो वो उसमें हमें 3-4 चीजों में उसको बांटा है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उस डिजाइन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, मीन्स हमें कैसे इंस्ट्रक्शन, किस मेथड से इंस्ट्रक्शन को देना है, क्या यूज करना है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। और कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और एक लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन चारों को मिला के, जब हम चारों को के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, तब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, ये आप लोग खुद से पढ़ लोगे एक बार कि ये जी पढ़ना है मैम, पूरा। नहीं नहीं, हम पढ़ लेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ जी नहीं मैम, है। बोल रही हूँ। हाँ, ये नॉर्मल है, आप लोग एक बार पढ़ोगे तो खुद से आ जाएगा आप लोग को समझ में। वही है कि हमारे जो, एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो टीचर्स है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लर्नर्स को समझने वाले होने चाहिए, है ना, और अनबायस्ड होने चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स है जो टीचर्स के लिए है। उसके बाद है मैसेज डिजाइन, हमें कैसा मैसेज डिजाइन करना चाहिए, जो क्या हो, स्पेसिफिक हो, देखो इसको ध्यान रखना है, स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मीजरेबल हो, उसके बाद अचीवेबल, ये अचीवेबल था, ठीक है, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम फ्रेम्ड हो, ठीक है। हमारा जो मैसेज है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हम जो भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं वो इस तरीके का होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, मतलब टाइम, उस टाइम में वो खत्म हो जाए, रियलिस्टिक हो, हम उसको समझ पाए, बच्चे उसको समझ पाए, ठीक है। ऐसा कुछ हमें मैसेज को देना है, कुछ सिंबल्स को यूज करके, कुछ नॉन वर्बल चीजों को यूज करके, एग्जाम्पल्स को यूज करके, तब हमें अपने मैसेज को कन्वे करना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, तो हमें कुछ मेथड और मीडिया ऐसा यूज करना चाहिए जो हर किसी के पास अवेलेबल हो, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी हो। अब जैसे कि अभी आपके पास, सबके पास फोन है या लैपटॉप है, जो भी आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ मीडिया को या मीडियम को यूज करना चाहिए। एनवायरमेंट, वही कि हम जो बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो, जो प्लेस है या सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर हो, और जो बच्चे हैं मतलब वहां पे सीख पाए, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा, वो सब जो चीजें आ जाती है ना कि कोऑपरेट करे हर कोई एक दूसरे के साथ, ऐसा हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके कुछ कुछ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, इसको आपको याद करना है, ठीक है, लर्न करना है इसको। इसमें जो नेम दिए हुए हैं, साथ में जो कुछ कुछ मतलब मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताया हुआ है, उसको आपको लर्न करना है, क्योंकि यूजीसी नेट में वो बहुत थोड़े से में से ही क्वेश्चन आता है, वो ज्यादा पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव 3 मॉडल है, ठीक है। लीनियर मॉडल के अंदर 4 आते हैं, एरिस्टोटल्स मॉडल, लेसवेल्स मॉडल, बैरलॉज एसएमसीआर मॉडल और शैनन एंड वीवर मॉडल, ठीक है। ये चारों ध्यान रखने हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शनल मॉडल में आता है बर्लन्स मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर आता है स्क्रैम मॉडल और वाइट मॉडल, ठीक है, वाइट्स मॉडल। अब जो लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल क्या है, वन वे कम्युनिकेशन, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होगी। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मास कम्युनिकेशन में होता है। मीन्स जैसे हम टीवी में कोई न्यूज सुनते हैं, ठीक है, या फिर कोई मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो वो सब क्या है, मास कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन है। हम उनको कुछ नहीं बता सकते जाके, है ना, हम सिर्फ उनकी जो बातें हैं वो सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन हम उनको जाके कोई फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें फीडबैक नहीं होता है, इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है सिर्फ शैनन एंड वीवर में, इसको ध्यान रखना है। लीनियर मॉडल में नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट शैनन एंड वीवर ओनली एक मॉडल है जिसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट है लीनियर मॉडल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। शैनन एंड वीवर नॉइज का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है इसके कुछ एडवांटेजेस या लाभ बताए गए हैं। इसके दर्शकों को मानसिकता सीधे प्रभावित होती है, मतलब हमारी जो मेंटलिटी है वो इससे एकदम अफेक्ट होती है। कैसे, हम किसी न्यूज को सुनते हैं तो हमारी जो कुछ मेंटलिटी हमारी बन जाती है कि अच्छा ऐसे ये लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, ऐसा हम कुछ ना कुछ, हमारी जो मेंटलिटी है एकदम से प्रभावित होती है। जैसे कि हम कोई एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, है ना, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और फिर जाके शॉप से वही चीज लेके आते हैं कि हाँ ये अच्छा बताया था, है ना। तो हमारी जो मेंटलिटी है वो एकदम प्रभावित या अफेक्ट होती है इससे, आपके मास कम्युनिकेशन से या वन वे कम्युनिकेशन से, ठीक है। उसके बाद इसकी सीमा बताई गई है कि ये कहाँ तक कहाँ तक चलता है। तो इसमें यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वक्त की बात का प्रभाव दर्शकों पर, मतलब इसमें क्या क्या होता है कि हम इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते कि वो लोग कितना समझ पा रहे हैं, या जो देखने वाले हैं, जो दर्शक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी चीज का, ठीक है। मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ रहा है, तो आप लोग नहीं बता सकते। ये उसकी एक क्या बोलते हैं उसको, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, या फिर उसकी एक सीमा है, ये मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो SMEMRD, इसमें ये दिया हुआ है। S मतलब सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, फिर से आपका ये मैसेज, रिसीवर और डिकोड, यहां तक हुआ खत्म। उसके बाद फीडबैक नहीं होगा, ठीक है। डिकोड होगा, रिसीवर डिकोड करेगा, उसके बाद इसको कोई फीडबैक नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एरिस्टोटल्स मॉडल। तो एरिस्टोटल मॉडल क्या है, इसमें आपको 3 वर्ड्स को ध्यान रखना है। पहले तो ये सबसे पहला लीनियर मॉडल है जो कि अरस्तु, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और इसमें 3 चीज को ध्यान रखना है, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। एथोस क्रेडिबिलिटी, पैथोस एबिलिटी टू कनेक्ट, और लोगोस लॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक है। इन 3 वर्ड्स को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एथोस, पैथोस, लोगोस, इनके बारे में कहाँ बताया गया है, तो वो है एरिस्टोटल मॉडल में, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी जो एरिस्टोटल मॉडल की है वो क्रिटिसिज्म क्या मिलता है इसको, या इसकी आलोचना क्या की जाती है। फीडबैक, इसमें फीडबैक नहीं मिलता, वन वे है, नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नॉइज का कॉन्सेप्ट किसमें है, शैनन एंड वीवर में, ठीक है। नॉइज का कॉन्सेप्ट इनमें नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ, इसको हम यूज कब करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लाजवेल्स मॉडल। लाजवेल्स मॉडल क्या है, ये 1948 में हेरोल्ड डी लाजवेल इन्होंने दिया था,
और एक्शन मॉडल भी इसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। लाजवेल मॉडल को हम 3 नामों से जानते हैं, ठीक है, एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल और वन वे मॉडल, ठीक है। उसके बाद है टू एनालाइज मास कम्युनिकेशन, इसको भी हम कब यूज करते हैं, मास कम्युनिकेशन को एनालाइज करने में। इसको सबसे प्रभावशाली संचार मॉडल माना जाता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद है इट वाज डेवलप्ड टू स्टडी द मीडिया प्रोपेगेंडा ऑफ द कंट्रीज एंड बिजनेस एट दैट टाइम। उस टाइम पे ये यूज होता था मीडिया प्रोपेगेंडा को डेवलप करने में और उसको जानने में। और मतलब उस टाइम का जो 1948 के बारे में बात कर रहे हैं ना ये, उस टाइम में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, नो फीडबैक, नो नॉइज, वेरी लीनियर एंड डजंट कंसीडर बैरियर। इसमें बैरियर को भी कंसीडर नहीं किया गया है, ये इसके क्रिटिसिज्म है, ठीक है। एक जैसे ही है क्रिटिसिज्म तो इन दोनों के। उसके बाद आता है शैनन एंड वीवर, ये भी 1948 में दिया था शैनन एंड वीवर ने। इसमें नॉइज की अवधारणा है, ठीक है। फर्स्ट टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज, सबसे पहले इसी ने हाईलाइट किया था नॉइज को। इसको टेलीफोन मॉडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टेलीफोन मॉडल। इसको बस ध्यान रखना है कि इसको टेलीफोन मॉडल कहते हैं। बहुत सारे इसमें फिर से बातें आएंगी कि टेलीफोन मॉडल में तो हम वो भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, लेकिन बस आपको इसमें अभी ध्यान रखना है कि इसको ही टेलीफोन मॉडल कहते हैं, ठीक है। शैनन एंड वीवर का दूसरा नाम है टेलीफोन मॉडल। आपके जो लाजवेल था उसके 3 नाम थे, लीनियर मॉडल, वन वे और तीसरा क्या था, एक्शन 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 क्या बोल रहे हो, एक्शन मॉडल। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद है बैरलोज एसएमसीआर मॉडल। देखो इसको ध्यान रखना, एसएमसीआर एक बार आया भी था ये क्वेश्चन, एसएमसीआर मॉडल किसको बोलते हैं, तो ये बैरलोज का एसएमसीआर मॉडल है, जिसमें सोर्स या सेंडर, ठीक है, मैसेज, चैनल और रिसीवर, 4 ही लोग होते हैं, 4 ही ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपका सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है, 4। उसके बाद है डेविड बैरलो ने ये 1960 में दिया था। सेनन वीवर का 1948 वाला मॉडल देखकर एसएमसीआर मॉडल दिया, ठीक है। 1948 में शैनन वीवर मॉडल आया था, उसके बाद 1960 में ये आया। इसमें एनकोड और डिकोड पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखने के लिए है, इसमें एनकोड और डिकोड पर भी ध्यान दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे सोर्स के बाद एनकोड दिया है, फिर मैसेज, चैनल, देन यहाँ पे डिकोड और उसके बाद रिसीवर, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म फीडबैक नहीं है, टू वे नहीं है, नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला जो मॉडल है वो खत्म हुआ, लीनियर मॉडल। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है इसमें 2 आते हैं, बर्नलर्न्स मॉडल और डांस हेलिकल मॉडल। इसका उपयोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है, 2 लोगों के बीच में जब बात होती है तो हम यूज करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक सेकेंड, हाँ जी। तो उसके बाद क्या है, इसका उपयोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है। इसमें सेंडर और रिसीवर इंटरचेंज रोल में होते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मल यूज करते हैं ना फीडबैक वाला पूरा प्रोसेस, तो इसमें ये होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल में। और इसमें यह न्यू मैसेज के रूप में होता है, मतलब फीडबैक जो होगा वो दूसरा नया मैसेज होगा। मतलब जो आप मुझे मैसेज दोगे वो नया ही होगा हमेशा, फीडबैक आप मुझे कुछ नया ही दोगे, है ना। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, उसके बाद आपने डिकोड करा और उसके बाद आप मुझे कुछ फीडबैक दोगे, आंसर करोगे। उसके बाद इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फीडबैक भी मिलता है, ठीक है। एस एंड आर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सेंडर और रिसीवर में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसमें नॉइज बहुत होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसमें नॉइज बहुत होती है। इसमें एस और आर कम्युनिकेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। जो सेंडर और रिसीवर है वो कम्युनिकेटर्स इसमें बोलते हैं उनको, ठीक है।
तो ये हुआ ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में ही जो बर्नलैंड मॉडल है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। ये 1970 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ये यूज हुआ था। इसको बर्लिन ट्रांजैक्शनल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, बर्नलैंड मॉडल, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल है इसलिए बर्लिन ट्रांजैक्शनल मॉडल। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। एक सेकेंड, बार्लोस ट्रांजैक्शनल, ट्रांजेक्शन अभी किया है ना मैम हमने। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड, ये कुछ उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डाउन से निकल गया था। इंटरैक्शनल तो नहीं है मैम इसके बाद। ये इंटरैक्टिव मॉडल है ना। नेक्स्ट, हाँ ये हाँ जी। हेडिंग शायद गलत हो गई थी, ये देखो नीचे इंटरैक्शनल मॉडल लिखा है। ठीक है, तो इंटरैक्शनल मॉडल क्या है? इसका संबंध इंटरनेट से है। ठीक है, इंटरैक्शनल, इंटरनेट, फीडबैक तुरंत मिलता है, मतलब जो आजकल हम जो यूज करते हैं वो इंटरैक्शनल मॉडल के रूप में आप समझ सकते हो उसको। तो इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका है। इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, एकदम कन्वर्ट होगी चीजें, और यह लीनियर मॉडल हो जाता है जब आर जवाब नहीं दे। जैसे मैंने आपको मैसेज किया और आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? ये लीनियर मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तब लीनियर मॉडल बोलेंगे जब जो रिसीवर है वो आंसर ना करे। इसके जो एडवांटेजेस है, इसके द्वारा मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक मिल जाता है। अब जैसे अभी जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रही हूँ और आप 30-35 लोग हो, आप मतलब मैं ये मास कम्युनिकेशन चल रही है, तो यहाँ पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरेक्शनल मॉडल है। जब हम इंटरनेट का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो होता है इंटरेक्शनल मॉडल, और मास कम्युनिकेशन में भी उसमें फीडबैक दे दिया जाता है। उसके बाद मैम, इंटरेक्शनल, हाँ जी, can you tell like what is this field of experience like? What does it mean? आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। Ma'am, he's asking what is the meaning of field of experience? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इसको बस आप एक बार ध्यान ही रखना, इसके बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को आप याद रखना कि इंटरेक्शनल मॉडल में ये दिया गया था। ठीक है, बट इसको इसमें मैम 2 वे हो जाएगा ना कम्युनिकेशन, ना इसमें इंटरेक्शनल मॉडल में हाँ 2 हाँ वे। 2 वे हो जाएगा, बट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मुझे आइडिया नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है हमारी बुक्स में। ठीक है, इसको आपको बस ध्यान रखना है कि इंटरेक्शनल मॉडल फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को भी मानता है। मैम ठीक ये है, आपने जब पहले पढ़ाया था ना, तब इसमें लिखवाया था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आशय उस संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि, मान्यता, अनुभवों, मूल्यों, शिक्षा और नियमों से है जो संदेश को प्रभावित करती हैं। अच्छा, वो सेंडर रिसीवर का नीचे अपना दिए अपना कोई नीचे में नॉलेज लिखा होता है ना, सेंडर रिसीवर का अपना कोई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो भी मैटर करता है ना भाई। जी। तो ये इससे रिलेटेड है कि जो जैसे कि अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि हम इंटरनेट का यूज करके हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, है ना? तो हमारा जो नॉलेज है, जैसे अभी इसमें हमें समझ आया जितना कि हम एक दूसरे का जो नॉलेज है उसके बेस पे भी हमारा पूरा कम्युनिकेशन होता है ना? हम लोग अभी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो अभी अगर हम किसी ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैठा दे जो जो 12th अभी 12th करके आए हैं, है ना? तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे उसको, तो हमारी कम्युनिकेशन को। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वही है कि हमारे सामने वालों का या हमारा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन में, तो वही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इतना सा समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद है स्क्रैम मॉडल। तो स्क्रैम मॉडल क्या है? यह विल्बेक स्क्रैम ने दिया था, और यह मास मीडिया के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मास मीडिया कौन माने जाते हैं? स्क्रैम या श्रैम, जो भी। ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस, अच्छा जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये, अभी ध्यान दिया मैंने इस पे। सियासी उस संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि, मान्यता, अनुभवों, मूल्यों, हाँ वही है इसका मतलब जो भी हमने बताया कि
एक दूसरे की जो एक्सपीरियंसेस है वो भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है यूजीन वाइट मॉडल। तो यूजीन वाइट मॉडल क्या है? इसमें पूरा सिंबलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, ट्रांसमिटिंग, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। देखो इसमें सिंबल को भी यूज कर लिया साथ में, एक्सप्रेस कैसे कर रहा है वो, ट्रांसमिट, उसके बाद ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैक, फीडबैक के बाद फिर मॉनिटरिंग, थिंकिंग और फिर सिंबलाइजिंग। मतलब ये पूरा ये सिर्फ फीडबैक्स तक ही ना होके उसके बाद मॉनिटरिंग, थिंकिंग और सिंबलाइजिंग, इतना सब कुछ भी इसमें बताया है यूजीन वाइट मॉडल में। और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया है, बस आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है, ये इतना ही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैम इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे मैम? स्टार्टिंग थिंकेबल से ऐसा, थिंकिंग? हाँ, थिंकिंग से ही करेंगे शायद तो, लेकिन आप इसको ना ऐसे बस एक बार देख लेना, इसमें से क्वेश्चन कभी बना भी नहीं है और शायद बनेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता ये हमें, ठीक है। आप बस एक बार देख लेना इसको। उसके बाद है आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी मास मीडिया, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो मास मीडिया एंड सोसाइटी मास मीडिया में क्या है? जब हम किसी मीडियम से, मीन्स हम किसी मीडियम को यूज करके, रेडियो को, टीवी को, न्यूज, है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जब हम जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं मास मीडिया, ठीक है। जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं एक साथ उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। मास मीडिया वन वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक नहीं मिलता है। आजकल आज के टाइम में तो मिलने लगा है ना, जैसे हम कोई लाइव न्यूज भी देख रहे हैं तो हम उसमें मैसेज कर सकते हैं, वो फिर हमें आंसर कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ होने लगा है आज के टाइम में। बट एक जो हम नॉर्मल और ट्रेडिशनल मास मीडिया की बात करें तो वो यही थी कि हम रेडियो, टीवी, न्यूज इन सब से सुनते थे और हम फीडबैक नहीं दे पाते थे अपना। उसके बाद है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि इसके माध्यम है, ठीक है। मास मीडिया के जो मीडियम है वो क्या है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब। उसके बाद है जनसंचार या मास मीडिया। मास मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। मास मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप बता सकते हो कोई? मास मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। मैम मास मीडिया में वन वे ही होता है और पब्लिक कम्युनिकेशन में जैसे पोल वगैरह आजकल जो न्यूज में करवाते हैं उस टाइप से, जिसमें पब्लिक की भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मास मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन में यही डिफरेंस है। उसके बाद है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है? इसमें ऑडियंस लार्ज होती है, ऑडियंस हेट्रोजेनस होती है ना, हर तरीके के लोग होंगे सुनने वाले, ठीक है। हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस किसको बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कल्चर के लोग होंगे और वो हमें सुन रहे होंगे, ठीक है। अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो भी हेट्रोजेनस ऑडियंस है ना। आप लोग भी एक तरीके से तो योगा के ही सब स्टूडेंट है तो वो तो होमोजीनियस आ जाएगा, लेकिन हेट्रोजेनस जैसे कि आपके कल्चर आप अलग अलग जगह से है तो वो हेट्रोजेनस हो जाएगा। उसके बाद है संदेश का जीवन काल अधिक समय तक होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक हमारा जो मैसेज है वो लॉन्ग टाइम तक होगा, क्योंकि हम उसको कभी भी सुन सकते हैं, है ना। बाद में भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें उसकी, या कैसे भी हम उसको लंबे समय तक सुन सकते हैं। इसकी गोपनीयता भी नहीं होती, मतलब इसको इसको ऐसे छिपा के भी नहीं रखते जो मास मीडिया, क्योंकि वो तो हर किसी को बताने वाला ही होता है। मतलब हमें जो सारी न्यूज है वो सब वहीं से मिलती है मास मीडिया से, तो उसकी कोई ऐसे गोपनीयता नहीं होती। गोपनीयता क्या बोलते हैं आप लोग, समझ गए ना? मुझे वर्ड नहीं। we can't keep it as a secret. हाँ जी, ठीक है। उसके बाद है इसमें स्रोत संस्था लाइक न्यूज चैनल्स या लोगों के समूह होता है। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पर्सन का एक समूह होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें फीडबैक नहीं मिलता, अगर मिलता है तो इनडायरेक्ट मिलता है, वही फिर से बताया है, फीडबैक नहीं मिलता, मिलता भी है तो इनडायरेक्ट मिल जाता है। यह एक व्यक्ति की मानसिकता को, मेंटलिटी को, हमारी मेंटलिटी को वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है,
ठीक है। मास मीडिया के काम क्या है, मास मीडिया के कार्य क्या है? इसके माध्यम से जानकारी व्यक्तियों तक आती है, ठीक है, हम लोग सुनते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इससे राजनीतिक जागरूकता होती है, मतलब पॉलिटिकल भी हम अवेयर होते हैं ज्यादा, विभिन्न संस्कृति, अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स को हम जान पाते हैं, जनता सरकार से, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम जुड़ पाते हैं और गवर्नमेंट हमसे जुड़ पाती है, ठीक है। यह समाजीकरण में मदद करता है, सोशलिटी मतलब हमारी जो सोशल एबिलिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, वो हम ज्यादा सोशल हो पाते हैं। यह मनोरंजन भी करता है, हमारे जो एंटरटेनमेंट का भी एक साधन है मास मीडिया, ठीक है। बल्कि सबसे ज्यादा What was the first point? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, Yes, ma'am. इसके माध्यम से जानकारी व्यक्तियों तक आती है और व्यक्तियों को सेंसेशन प्रदान करती है। इसमें मॉडर्न डे मीडिया की भूमिका है, मतलब इंफॉर्मेशन हमारे तक आती है और हमें एक मतलब हमें समझ में आता है, हमें अवेयर करती है। सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ वो अवेयर करती है कि ये भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इन्फॉर्म करती है हमें। Okay, ma'am. इसमें मॉडर्न डे मीडिया की भूमिका है, मतलब हम जो आज की जो मीडिया है वो क्या है, आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हम यूज करते हैं वो सब है मॉडर्न डे मीडिया, और वो ही हमें, उसकी वजह से ही हमें सब पता चलता है आसपास का, है ना, हर चीज से हम तभी जुड़ पाते हैं आज के टाइम में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मास मीडिया। टाइप ऑफ मास मीडिया में क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मॉडर्न डे मीडिया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडिया में क्या आएगा, एक बार सोच के बताओ। रेडियो आती है मैम। हाँ, तो इसमें क्या आएगा, ट्रेडिशनल मीडिया में हमारे सारे जो एंशियंट जो हमारी आर्ट है, हमारे जो म्यूजिक है, डांस है ना, जो जिन चीजों से हम सीखते हैं कि उस टाइम पे ऐसा भी होता था, है ना, तो वो भी हमें एक इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, हमारी पीछे का कल्चर, हमारा जो पुराना कल्चर है उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं, तो वो सब भी आएगा, वो सब आएगा ट्रेडिशनल मीडियम में, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया में ध्यान रखना है इसको, जो हमारे कल्चर से, हमारी परंपरा से हमें अवेयर कराते हैं, ठीक है, ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो वो सब आता है ट्रेडिशनल मीडिया में। उसके बाद आता है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आएगा, जो हमारी न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पीरियोडिकल बुक्स है, ये सब आएगी आपकी प्रिंट मीडिया में, ठीक है। ये कब से शुरू हुआ, 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी से ये शुरू हुआ, समाचार पत्र के साथ यूरोप में हुई, ठीक है। कहाँ पे शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी में समाचार न्यूज़पेपर शुरू हुए थे यूरोप में, ठीक है, स्टार्ट हुए थे यूरोप में 18th सेंचुरी में। और उसके बाद बताया गया है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स जो आती है वो सब आती है प्रिंट मीडिया में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हुई थी 1895 में, और ये ल्यूमियर ब्रदर्स, इन्होंने, ल्यूमियर ब्रदर्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप इसको ध्यान रखना, ल्यूमियर ब्रदर्स, इन्होंने ये शुरू किया था सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, जो मूवीज वगैरह आनी शुरू हुई थी, जो भी मतलब एक देखने वाली जो चीज थी, वो सब शुरू हुई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइम 1895 में, लूमियर ब्रदर्स ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके उपरांत मतलब उसके बाद गुगलीमी मार्को, इन्होंने रेडियो की खोज की थी, ठीक है। बाद में जो गुगलीमी मार्को है, उन्होंने रेडियो को इन्वेंट किया था, और टीवी, रेडियो, फिल्म, ये सब इसके एग्जाम्पल है, जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से जो चलते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न डे मीडिया अपना, उसमें वो सब आ जाएगा जो इंटरनेट से जो सारी चीजें जुड़ी हुई है ना, हमारे मेल्स, पॉडकास्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, ये सब।
ये सब आ जाएगा आपका मॉडर्न डे मीडिया में। और आज हम पूरी दुनिया से एक सिंगल क्लिक में, हम एक सिंगल क्लिक करेंगे और हम एक पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल विलेज। ठीक है, मॉडर्न डे मीडिया को ग्लोबल विलेज बोला जाता है। हम हर किसी से बस एक सिंगल क्लिक के दूरी पर है। ठीक है, अब सोशल मीडिया के बारे में इसमें बताया है। सोशल मीडिया ये मीडिया का नया रूप है। ठीक है, आप ये सब आपको पता है। उसके बाद हमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, फेसबुक। फेसबुक कब आया, तो ये 4 फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग इन्होंने ये शुरू किया था। अमेरिकी सोशल मीडिया, यह एक अमेरिका, मतलब ये अमेरिका में शुरू हुआ था, इसलिए इसको अमेरिकी सोशल मीडिया बोला गया है। ठीक है, यह एक द्वारा संचालित हेजोकी मैनली पार्क, कहाँ पे है ये, हेजोली मैनली पार्क कैलिफोर्निया, वहां पे इसका जो ऑफिस है वो स्थित है। ठीक है, इसका ऑफिस, फेसबुक का ऑफिस कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। मार्क जुकरबर्ग ने ये इन्वेंट किया था 4 फरवरी 2004 को। उसके बाद है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आया था, ये केन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर इन्होंने लॉन्च किया था 2010 में किया था। फेसबुक एक कंपनी इसकी ओनर है, अभी इसकी जो ओनर है वो कौन है, फेसबुक। ठीक है, इंस्टाग्राम की। उसके बाद है ट्विटर, इनको आप एक बार लाइन से देख लेना, लास्ट टाइम मैंने कराया भी था इनको लाइन से। 2004 में पहले फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया। यूट्यूब क्या है, इसको स्टीव चेन और जावेद करीम इन्होंने इसको इन्वेंट किया था यूट्यूब को। उसके बाद आता है ट्विटर 2006 में, जैक डोसी, नोआ ग्लास, बिजिस्टोन और इवान विलियम्स इन्होंने ये इन्वेंट किया था। 2017 से पहले एक ट्वीट की सीमा 140 थी। ठीक है, और अभी वो 280 हो गई है। ठीक है, ये आप लोग को आइडिया भी होगा शायद इनका। ठीक है, पहले 140 थी, अभी 280 है। और हाँ, ये हर एक लैंग्वेज में है, चीनी, जापानी और कोरियन। ठीक है, चाइना, जापान और कोरियन, इन तीनों लैंग्वेज को छोड़कर ये हर एक लैंग्वेज में है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब की बात हुई। और यूट्यूब का जो मुख्यालय है या जो उसका ऑफिस है वो भी कैलिफोर्निया में है। 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया। यूट्यूब को 2006 में गूगल ने खरीद लिया था। ठीक है, हम देखते भी है जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो वहां पे यूट्यूब का ऑप्शन भी आता है, क्योंकि गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया था 2006 में ही। उसके बाद आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप है, इसकी स्थापना जॉन कोउम और बायन एक्टन। इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आप एक बार देख लेना कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इनका। 2009 में ये शुरू हुआ। इसका स्वामित्व फेसबुक के पास है। अभी जो व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक मतलब उसके ओनर है अभी। ठीक है, उसके बाद है ब्लॉग्स, जो हम पहले के टाइम में जो ब्लॉग्स आते थे, मतलब उसमें वो रिटन फॉर्म में आते थे, है ना। तो इनका संक्षिप्त, और ये सबसे पुराने हैं, देखो ये 1997 के हैं। एक बार इनको आप लोग ना एक लिस्ट बना लेना स्टार्टिंग से, पहले 1997 वाला आएगा, उसके बाद आपका 2004। मैम हाँ जी, मैम, जो ट्विटर है तो एलन मस्क के पास है, तो हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बने कि अब के ओनर्स कौन है। हाँ ऐसा बन सकता है, एक बार आप इसको देख लेना। जैसे जैसे जो ओनर्स, जो रियल को फाउंडर्स थे, उसके बाद अब कौन से हैं, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि व्हाट्सएप का डिफरेंस आ गया, फेसबुक सॉरी यूट्यूब का आया, ट्विटर का आया, तो हो सकता है कि यहाँ से आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है। आप एक बार ना इसको, बहुत कम टाइम लगेगा आपको, एक बार बस उसको लाइन में लिख लेना आप। जैसे ब्लॉग है वो 1997 में आया, उसके बाद 2004 में आपका फेसबुक आया, 2006 में फिर क्या आया, 2006 में ट्विटर, है ना। एक बार इनको बस लाइन से लगा लेना और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें।
ठीक और है। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने ट्रेडिशनल मीडिया भी बताया, ट्रेडिशनल मीडिया में तो कबूतर तो आएगा नहीं, तो कम्युनिकेशन में आ जाएगा, तो इसके अंदर हम ये नहीं सकते जैसे कि जो हमारा कह सकते हैं कि जो लिखा में होता था, जो दीवारों पे होता था, साइंस हो गए थे या मूर्तियों से होता था, इस प्रकार से आएगा? हाँ इसमें वेद बिल्कुल, भी आएंगे? ये सब क्या, वेद भी आएंगे इसके अंदर? वेद तो प्रिंट में आ जाएंगे ना फिर। ट्रेडिशनल में नहीं आएगा, लेकिन ट्रेडिशनल प्रिंट में नहीं जाएगा ऐसे? ट्रेडिशनल में भी आ सकते हैं, ट्रेडिशनल में ही आएंगे फिर वेद, प्रिंट में फिर उसके बाद जो सारी बुक्स, जो सारे उपनिषद वगैरह है वो उसमें आ जाएंगे, जितना मुझे आइडिया ट्रांसलेशन है ना। ओरिजिनल स्क्रिप्ट तो ट्रेडिशनल आया, उसके बाद जो प्रिंट होके अब जो मतलब लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस में अब आ रहा है, बुक्स बन रही है, वो तो अब प्रिंट मीडिया में आना चाहिए। जो ट्रेडिशनली है, जो अब मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारी प्रिजर्व्ड है, वो तो अच्छा, ट्रेडिशनल में जाना चाहिए, पूछ रही हूँ। हाँ वैसे वो उसमें ही जाना चाहिए ट्रेडिशनल में, लेकिन हाँ वैसे ट्रेडिशनल में ही क्यों जाएगा फिर। प्रिंटिंग में तो नहीं आएगा? प्रिंट तो कुछ करा ही नहीं था, उन्होंने तो लिखा था उसको। ट्रेडिशनल में ही जाएगा वो, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, थैंक यू ठीक मैम। है, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं कभी। कुछ नहीं पता एनडीए का। हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग को हमने देख लिया। ब्लॉग जो शब्द है वो 1990 में 99 में, पहले इसको वेबलॉग बोलते थे, ठीक है, पहले इसको वेबलॉग बोलते थे, फिर 1999 में 1999 में इसका नाम ब्लॉग हुआ, ओनली ब्लॉग, ठीक है। और ये पीटर मरहिल्स इन्होंने किया। पहले इनको लिखने की जो लैंग्वेज थी वो HTML थी, ठीक है, पर वर्तमान में नहीं किया जाता है, अभी नहीं करते वो यूज। उसके बाद अभी तो व्लॉग्स यूज होते हैं, है ना, वीडियो वाले जो। उसके बाद है मास मीडिया के सकारात्मक प्रभाव, मतलब जो पॉजिटिव जो इफेक्ट पड़ा मास मीडिया का वो। तो इससे सरकार और सरकार की नीतियों, फिर से वही बात आती है, हमें गवर्नमेंट की चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव सोशल चेंजेस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोशल चेंजेस होते हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं ना बहुत सारी चीजें की, कुछ कोई सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है उसको डालता है ना, तो कुछ ना कुछ सोशल पॉजिटिव सोशल चेंजेस भी इसकी वजह से आए हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, हमारा जो एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, वो भी बड़ा है, दुनिया के करीब ले जाती है, मतलब हम अभी बात की हमने ग्लोबल विलेज की, है ना, हम दुनिया के करीब हो जाते हैं और ज्यादा। व्यापार को बढ़ाता है ना, बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है आज के टाइम में मास मीडिया। उसके बाद इसके नकारात्मक, जो नेगेटिव, इसकी नेगेटिव साइड है वो क्या है, देश की पारंपरिक संस्कृति को मास मीडिया प्रभावित कर रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पहला उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट, हमारा जो मास मीडिया का जो फर्स्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गया है, एंटरटेनमेंट हो गया है। हिंसा में बढ़ावा मिलता है, मतलब हमारा जो नेचर है वो थोड़ा हिंसा हिंसा बढ़ गई है, क्योंकि हम देखते हैं आज जो मीडिया में, और बहुत सारी चीजें हम नेगेटिव सुनते हैं, फिर हम और ज्यादा ऐसे हिंसावादी हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण इच्छा में वृद्धि होती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती है, जैसे अभी हम देखते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हम देखते हैं, देखते रहते हैं, और फिर हमारा और मन करता है, हाँ और देख ले, और मंगा ले कुछ ना कुछ, तो हमारी जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है इसकी वजह से। अब उसके बाद है कुछ कुछ हाँ, इनको आपको याद रखना है, थोड़ी सी चीजें रह गई है अभी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूनिट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया, तो पहला है BCI, ठीक है, प्रसार भारती, जो हमारा गवर्नमेंट से है पहले से। तो 23 नवंबर 1997 में ये स्टार्ट हुआ। ये अवेयर करने के लिए, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन देने के लिए ये बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव ये थे। उसके बाद इसके जो दो मुख्य घटक थे, दो जो कंटेंट जो बनाए थे, एक आकाशवाणी और दूसरा दूरदर्शन, ठीक है।
अब इन दोनों को संतुलित विकास करना इसका लक्ष्य भी, इसलिए इसको BCI, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। आकाशवाणी जो है वो रेडियो में हम कुछ भी सुनते हैं, रेडियो के जो चैनल्स होते हैं वो आकाशवाणी है। और दूसरा दूरदर्शन, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, देखने वाली जो, कैसे, हाँ मतलब जो देखने वाली जो चीज है वो दूरदर्शन है। ठीक है। और आकाशवाणी में हम सिर्फ सुन पाते हैं। ठीक है। रेडियो आएगी आकाशवाणी में, और दूरदर्शन मतलब जो टीवी में हम जो चैनल्स वगैरह देखते थे पहले, सबसे पहले तो यही आता था ना, दूरदर्शन। तो एक बार इनकी टाइमिंग थोड़ा सा आप देख लेना। रेडियो का 1920 में हुआ था शुरू, और दूरदर्शन आपका 1959 में शुरू हुआ था। नई दिल्ली में शुरू हुआ था, फिर उसके बाद मुंबई में आया, कोलकाता में आया, देन चेन्नई में आया। इन चारों शहरों में आया था। उसके बाद वो पूरा सबके पास आया। जो दूरदर्शन का वर्तमान स्वरूप है, जो अभी प्रेजेंट में जो दूरदर्शन है, वो 1976 में स्थापित हुआ था, है ना। जो उसका लोगो है या फिर जो भी दूरदर्शन है अभी के टाइम में, वो 1976 में आया था। और फिर दूरदर्शन ने एक डीडी किसान, है ना, डीडी किसान एक चैनल था जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, फार्मिंग से रिलेटेड वो सब कुछ आता था। तो ये था डीडी किसान। ये 2015 में डेवलप हुआ। उसके बाद है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये क्या है? PIB भारत सरकार की प्रधान संस्था है। मतलब ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारी जो रूल्स रेगुलेशंस है, नीतियां है, उनको सूचित करती है। मतलब उनको हमें मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमें हमारे तक पहुंचाती है। वो क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, PIB। उसके बाद है हिंदुस्तान समाचार। ये भी एक समाचार पत्र है, मतलब ये न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान समाचार, और ये 10 लैंग्वेजेस में, ठीक है, 10 लैंग्वेज में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। 1975 में इसका विलय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती के साथ हुआ। हिंदुस्तान समाचार जो है बाद में किसके साथ ज्वाइन हो गया? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और समाचार भारती, इनके साथ। उसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? भारत की सबसे बड़ी समाचार, है ना, सबसे लार्ज या ऑर्गेनाइजेशन है ये, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूज की। और 1947 में हुई थी इसकी जो स्थापना है। और हिंदी भाषा में ये जो हमारी जो न्यूज है वो हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में वो देती है हमें। यह सभी ग्राहकों को निष्पक्ष सेवा देती है। और PTI की सेवा BBC आदि टीवी और रेडियो चैनल लेते हैं। ठीक है, PTI से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से न्यूज कहाँ पे जाती है? BBC आपने सुना होगा, BBC न्यूज। ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। और इसमें जो संवाददाता है, जो मतलब रिपोर्टर्स है, वो अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग कंट्रीज से संवाददाता है इसमें। इसका कार्य अन्य देशों की स्टोरी, मतलब दूसरे कंट्री की स्टोरी हम जान पाते हैं वो इसकी वजह से। यूनाइटेड, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, यूनाइटेड है, क्योंकि ये पूरे जो यूनिवर्स, या ऐसा समझ सकते हो आप लोग कि अलग अलग देशों की जो स्टोरीज है वो यहाँ पे हमें समझ में आती है। उसके बाद है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। ये क्या है? 1966 में इसको मतलब ये स्थापित हुआ था। उसके बाद ये मीडिया हाउस प्रेस को संरक्षण प्रदान करती है, वॉच डॉग भी कहा जाता है। मीडिया में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए क्या है, कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद है प्रेस और प्रिंट मीडिया। यह भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक, मतलब हमारे इतने सारे जो वो है न्यूज़पेपर्स हैं, उनका भी कुछ ना कुछ नंबर होगा ना। जैसे हमारा
कॉलेज स्कूल्स में होता है हमारा कोई रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, इसको ऐसा समझ सकते हो आप। तो ये कौन करता है? वो प्रेस और प्रिंट मीडिया या RNI। प्रेस और प्रिंट मीडिया का जो पूरा एनरोलमेंट है वो कौन करता है? RNI, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। 1953 में ये शुरू हुआ और ये सबको रजिस्टर्ड करता है। उसके बाद है, एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, उसके बाद है नेम न्यूज नेटवर्क, NNN। ये क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना इसको 1976 में हुई और इसका उद्देश्य व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे व्यापार कर सकते हैं ये हमें बताता है NNN। जैसे एक न्यूज चैनल है ना CNN, इससे ध्यान रख सकते हो आप इसको, और वो भी कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ कुछ न्यूज देता है। तो NNN भी ऐसा ही कुछ है जो बिजनेस से रिलेटेड हमें न्यूज या बिजनेस को सिखाता है करना। उसके बाद है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म ध्यान रखना है, या फेक न्यूज फैलाता है। ठीक है, ताकि हमारी जो बिक्री है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारी न्यूज को लोग देखें, है ना। हम रोज इसको देखते हैं, हमारी जो फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, उनमें ऊपर ऐसी ऐसी हेडिंग्स दी हुई होती है कि हम उसको खोल के देखें, लेकिन वो हमेशा फेक होती है ना। फेक न्यूज फैलाता है। कौन है ये? येलो जर्नलिज्म। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। फिल्म के भी जो किसको क्या सर्टिफिकेट देना है, अलग अलग जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना UAS, ये वाली जो मूवीज, U मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी, A मतलब एडल्ट मूवी जो 18+ लोग देख सकते हैं, UA अनरिस्ट्रिक्टेड एडल्ट, और S मतलब स्पेशल ऑडियंस के लिए जो मूवी होती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है मूवीज को, किसी भी मूवी को। उसके बाद है CFS, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है। ये 1955 में हुई थी इसकी स्थापना, जिससे बच्चों की साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल नीड पूरी हो, ऐसी कोई फिल्म्स को ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए। उसके बाद है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1960 में हुई और ये ट्रेनिंग देता है, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनको ये ट्रेनिंग देता है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके बाद है IIMC। ये 17 अगस्त 1965 में इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। यह मास मीडिया के क्षेत्र में कई कोर्सेज प्रदान करता है। ठीक है, IIMC क्या है? जो मास मीडिया से रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहता है उसके लिए ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके बाद है आपका सूचना व प्रसारण मंत्रालय। तो ये क्या है? यह आजादी के बाद स्थापित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने ये शुरू किया, पहले मंत्री थे ये उसके। और इसमें 3 विंग्स हैं, इंफॉर्मेशन विंग, ब्रॉडकास्टिंग विंग और फिल्म विंग। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन मतलब न्यूज वगैरह सब होगी। ब्रॉडकास्टिंग में जो प्रसार भारती मतलब जो और सब चीज होती है ना, मूवी सीरियल जो भी हम देखते हैं। फिल्म विंग वो फिल्म से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये भी एक मंत्रालय है हमारा, जैसे हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है ना, हर एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, वैसे ही ये सूचना व प्रसारण मंत्रालय भी एक है। इंफॉर्मेशन एंड प्रसारण को शायद ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। हाँ जी, तो ये एक मंत्रालय है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अच्छा, मैंने सिंक्रोनस मीडिया और असिंक्रोनस मीडिया कल आपको बताया था। सिंक्रोनस क्या होता है? जो मैम सेम टाइम में मतलब उसका फीडबैक फीडबैक दे नहीं भी और पाते सब एक्चुअल में, कुछ और सिंक्रोनस में होता है जो लाइव ऑनलाइन। होता है वगैरह, तो ऐसा। हाँ बिल्कुल। और असिंक्रोनस होता है जो हम बाद में सुनते हैं किसी को। ठीक है, हम सिंक्रोनस में फीडबैक इंक्लूड होता है, राइट? और एसिंक्रोनस में फीडबैक इंक्लूड नहीं होता। हाँ। मतलब सिंक्रोनस में जब हम सेम टाइम पे हम सुनेंगे तो हम आंसर भी करेंगे, है ना। और असिंक्रोनस में हम बाद में सुनेंगे, जैसे कोई ब्रॉडकास्ट है हम बाद में सुनते हैं उनको,
ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें फीडबैक का पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम बाद में भी सुनते हैं तो द पीपल हु गेव द कमेंट्स तो इज आल्सो कंसिडर एज अ फीडबैक, तो पॉइंट तो यहाँ पे आएगा ही नहीं इसका। हाँ, उसको वो ओके। अलग ही होगा, फीडबैक नहीं इसमें रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है टाइम शिफ्ट। किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद में देख लेना। जैसे हमें कोई कुछ भी, जैसे हमें क्लास ही सुननी है, और मान लो अभी तो खैर MDY आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोवाइड नहीं कराते तो हम क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, है ना। जैसे भी हम रिकॉर्ड कर पाए, वीडियो रिकॉर्ड कर पाए या ऑडियो रिकॉर्ड कर पाए, और उसको बाद में सुनते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टाइम शिफ्ट। ठीक है। द रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो और वीडियो इवेंट यूजुअली बाय द ऑडियंस टू बी वॉच्ड लेटर एट अ टाइम other than when it was originally broadcasted is called time shift. Setting a VCR to record a favorite program is an example of time shifting. ठीक है, समझ में आया सबको ये? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है सर्विलेंस, मैसेज की निगरानी करना। सर्विलेंस क्या होता है? मैसेज को जो उसको निगरानी करता है जो। तो इसको देखो क्या है, प्राइमरली द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, इश्यूज, इवेंट्स एंड अदर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। मतलब हमारी मीडिया में हमारे जो भी सारे जो फंक्शन है वो कैसे चल रहे हैं, उस सब को जो ध्यान में रखता है, उसको सब उन सब इश्यूज को, इवेंट्स को, या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सबको जो देखता है, उसको हम बोलते हैं सर्विलेंस। ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जेंस, संचार के लिए अलग अलग चीजों को मिला देना। मास मीडिया में इसका उपयोग होता है, जैसे कम्युनिकेशन प्लस मीडिया प्लस इंटरनेट। कन्वर्जेंस क्या है? जैसे जो हम यूज कर रहे हैं वो भी कन्वर्जेंस है। मतलब हम कम्युनिकेट करने के लिए, हम एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ मीडिया को, मतलब हमने कोई क्लास को ज्वाइन किया है, इंटरनेट को यूज किया है ना, वो सब चीजें जब हमने मिक्स करके यूज की है एक कम्युनिकेशन करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट। ठीक है, डिजिटली जो हम यूज करते हैं। Convergence and the changes that is bringing are fundamentally changing many aspects of mass media and communication. ठीक है। और मतलब इसमें क्या है कि जो कन्वर्जेंस है वो हमारी बहुत सारी चीजों को उसने चेंज कर दिया है ना। कन्वर्जेंस जब हम सारी चीजों को मिक्स करके, मतलब हम कम्युनिकेट भी कर पाएंगे मीडिया की वजह से, इंटरनेट, तो वो मतलब हमारी जो लाइफ है उसको बहुत इजी कर दिया है उसने। ठीक है। चलिए, थैंक यू। आ गया। हाँ जी, तो एक सेकेंड।